नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर अपना ज्ञान बढ़ाइए और हमारे इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। So let us start. First of all, data. What do you mean by data? Facts or figures collected with a definite purpose are called data. Clear हो गया होगा? Means an information gathered by an observer is called data. For example, height of 20 students of your class. अगर आप अपने 20 स्टूडेंट्स का नेम लिखकर उनकी हाइट को मेजर करके लिखेंगे तो ये एक डाटा होगा। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल, नंबर ऑफ absentees इन ईच डे इन योर क्लास फॉर ए मंथ। पूरे महीने का कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे अब्सेंट रहे हैं, तो अब्सेंटीज का जो आप डेटा बनाएंगे वो आपका क्या होगा, डेटा। ओके, तो वो इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट फॉर थर्ड एग्जांपल, हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन और अराउंड योर स्कूल। अपने आसपास के एरिया में, स्कूल के एरिया में लगभग 15 प्लांट्स का जो आप हाइट मेजर करके लिखेंगे वो भी क्या होगा, डेटा। ओके, सो आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट थिंग्स, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स? यस, एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ यूटिलाइज डाटा इन वन फॉर्म और द अदर. So it becomes essential for us to know how to extract meaningful information from such data. This extraction of meaningful information is studied in a branch of mathematics called statistics. Means इसका क्या हुआ, किसी भी इंफॉर्मेशन का संगठित डाटा का अध्ययन जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच में हम करते हैं वो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, मीन्स कोई भी डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं और उस डेटा का जो अध्ययन, स्टडी हम मैथ्स की जिस ब्रांच में करते हैं, that branch is known as statistics. Okay, so now moving for next, central tendency. What do you mean by central tendency? To describe the data by a single number that is most representative of the entire collection of the numbers. Such a number is called a measure of central tendency. Means जो भी डेटा का हम कलेक्शन करके उसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो जो उसका मीन वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ मीन, मीडियन एंड मोड आर द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 पार्ट्स होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। सो डियर, मीन, मीडियन एंड मोड आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. So what you think, what you know about the central tendency, what you study in the central tendency? Yeah, there are 3 things, that is mean, median and mode. Now moving for next, mean. What do you mean by mean? What is this central tendency that is mean? Mean से आप क्या समझते हैं? Yes, the sum of n numbers divided by n is called the mean or
एवरेज ऑफ द गिवन डाटा। अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी डेटा दिया हुआ है उसका मीन फाइंड करिए, तो आप क्या करेंगे, उस डेटा को सम कर लेंगे और उस डेटा में कितने नंबर्स दिए हुए हैं उनको काउंट करके उससे डिवाइड कर देंगे, सम को नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज नोन एज मीन। फॉर एग्जाम्पल, find the mean of first 5 natural numbers. So everybody know that about the natural number. There are 5 natural numbers, starting natural numbers, that is 1, 2, 3, 4 and 5. So and the sum of these 5 natural number is 15 and total natural numbers are 5. So you will divide this 15 by 5, you will get 3. So this 3 is the mean of this data. Now for new things, mean of grouped data. अगर आपका डाटा ग्रुप में दिया हुआ है तो उसका मीन आप कैसे फाइंड करेंगे? यस ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड इट, दैट इज एक्स बार। दिस इज द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द मीन एक्स बार। दिस इज रीड एज एक्स बार इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 एंड सो ऑन अप टू fn xn डिवाइड बाई f1 plus f2 plus f3 plus f4 and so on up to fn, where f is the frequency and x is the terms which is given in the data. So frequency means a particular number how many times is repeated, that is known as frequency. So this is the formula to find the mean for a grouped data. For example, x bar, this is simply denoted by x bar equal to sigma fi xi divided by sigma fi. In the short form, sigma means sum, fi into xi means these are all terms up to n. If you replace I from 1 to n, then you will get the above data. So this is the short form, that is x bar equal to sigma fi xr divided by sigma fi. So this is the symbol of sigma, read as sigma, and the meaning of this symbol is sum of all data given there. So now moving for next, here is median. How can you find the median? This is the second term of central tendency. Yes, of course, the median of n numbers is the middle numbers when the numbers are written in order. If n is even, the median is average of two numbers. Let us try to understand with an example. Find the median of first 5 natural number. Yes, first of all you will write all the natural numbers usually, that is 1, 2, 3, 4, 5 in ascending order. After that, here is n is 5 and 5 is the odd number, so the median is n plus 1 divided by 2th observation. N is the total given data. Here is total number is given 5, so 5 plus 1 divided by 2th observation means 5 plus 1 means 6 and 6 by 2 means third observation you will see in given data. What is the third observation? So 1 is the first observation, 2 is the second observation, and this is the third observation, 3 is the third observation. So this is the answer of this question. थर्ड ऑब्जर्वेशन मीन्स आप यहाँ काउंट करेंगे कि तीसरे नंबर पे कौन सा वैल्यू है, वही आपका आंसर होगा. बट डियर, फॉर मोड, हाउ कैन यू फाइंड द मोड of the given data? But in previously I want to tell you once more things. If n is even, then how can you find the median? Let us, if n is here 6, then the formula is changed for the median. This is n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation and whole divided by 2. So this is the second formula to find the median if the given numbers are even. Okay, now for moving for next central tendency, mode. How can you find the mode and what is the mode? Yes,
The mode of n numbers is the numbers that occurs most frequently. If two numbers tie for most frequent occurrence, the collection has two mode and is called bimode. Is called bimodal. Keep in mind that bimodal क्या मतलब हुआ कि किसी भी डेटा में अगर कोई एक पर्टिकुलर नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो वही उस डेटा का मोड हो जाएगा। लेकिन अगर उस डेटा में कोई दो नंबर सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं और वो सबसे अधिक बार रिपीट हो रहे हैं तो वहां पे उस क्वेश्चन के दो मोड हो जाएंगे, दो आंसर हो जाएंगे और इसको हम कहते हैं बाइमोडल। ओके, फॉर एग्जाम्पल here is find the mode of the given data 1 2 2 5 0 2 8 2. So you can observe that this 2 is repeated so many times. You can count 2 is repeated in 4 times. That is most occurrent frequent number is 2. So the mode of this data is 2. Yes, of course. Mode of this data is 2. Why? Because 2 is repeated most occurrence, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इसका मोड हो जाएगा 2. So I think that concept of mode is clear. Now moving for next frequency, I want to tell you that once again what is the frequency. Consider the mass of 10 out of 100 mass. 100 मार्क्स में से कुछ बच्चों के मार्क्स यहाँ हम कंसीडर करते हैं बाई 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल। हमने क्लास 9 के 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ पे नोट किया है और ये 100 में से मार्क्स हैं। सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द डाटा, दिस इज द मार्क्स फॉर 30 स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों ने 10 मार्क्स, एक बच्चे ने 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 36 मार्क्स, 92 मार्क्स भी कुछ बच्चों के आए, 95 मार्क्स, इस तरह से कुछ सभी 30 स्टूडेंट्स का ये डेटा मैंने कलेक्ट करके रख लिया। तो these are the marks of 30 students in a particular subject. Okay, so now dear, recall that the number of students who have obtained a certain number of marks is called the frequency of those marks. For instance, 4 students got 30 marks, so the frequency of 70 marks is 4. You can see that in the first row this is the 70 only single times. In the second row you can see that this 70 and this 70, that means 70 is repeated in 2 times, and in the third row 70 is repeated only 1 times. So total repetition of 70 is 4 times. So 4 is the frequency for the marks 70. 70 के लिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा, कोई भी नंबर डेटा में कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट पर्टिकुलर नंबर एंड रिपीटिशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नंबर। ओके, सो नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट थिंग्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यस, लेट अस, दिस इज द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट्स इन द एग्जाम एंड हियर इज द फ्रीक्वेंसी, मीन्स क्लास में किसी बच्चों के मार्क्स यहाँ पे डिनोट किए गए हैं, तो उसमें 10 मार्क्स एक ही बच्चे के आए हैं, 20 मार्क्स जो अभी हमने डाटा लिखा था उसे फ्रीक्वेंसी टेबल में चेंज कर लिया। यू कैन सी हियर दिस इज द डेटा 10, आप देख रहे हो पूरे डेटा में 10 कितनी बार आया हुआ है, ओनली सिंगल टाइम्स, और 20 भी कितनी बार है, केवल एक ही बार आया हुआ है। ठीक है, जबकि 30 आप देखेंगे तो 30 कितने बार यहाँ पर है, यू कैन से दैट there is 30, how many times, no times. So here you can see that we can count and write this into this table. So you can see that 10 is 1 times, 20 is 2 1 times, 36 is 3 times, और इसी तरह से हमने ये बाकी के सभी मार्क्स काउंट करके ये लिख लिए। तो ये आपका जो टेबल बन के रेडी हुआ, इस टेबल को ही हम कहेंगे frequency distribution table. Okay, so dear, this table is called an ungrouped frequency distribution table or simply a frequency distribution table.
इसी को हम कहेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आप कैसे कर सकते हो, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 10 मार्क्स कितने बच्चों के थे, एक ही स्टूडेंट्स के थे। 20 मार्क्स कितने बच्चों के थे, एक ही के थे। 30 मार्क्स 3 बच्चों के आए हुए हैं, तो यहाँ 3 लिखा गया, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। इसी तरह से बाकी के मार्क्स। तो इस टेबल को हम क्या कहेंगे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट, यस, grouped frequency distribution. What is the grouped frequency distribution? So here is the given 100 plants, each were planted in 100 schools during Ban Mahotsav. After 1 month, the number of plants that survived were recorded as, okay, उनका इस तरह से ये हाइट रिकॉर्ड किया हुआ है। These are the data for 100 प्लांट्स, इस तरह से उसको रिकॉर्डेड कर लिया गया, ये डेटा हो गया। सो यू कैन सी दैट हियर इज द सो लार्जेस्ट डाटा। तो इस डेटा को अब आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में इसे रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्वेश्चन में मिस्टेक भी आ सकती है। सो व्हेन द डेटा इज सो लार्ज, then you can make a grouped frequency table. How can you make grouped frequency table? इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग एक क्लास इंटरवल ले लेंगे। तो क्लास इंटरवल में सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लोएस्ट, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है और हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे लोएस्ट नंबर, तो लोएस्ट नंबर यहाँ पे देखिए 31 है। 31 से भी लोएस्ट नंबर कोई हो सकता है, तो सबसे लोएस्ट नंबर को हम आइडेंटिफाई करेंगे और वहीं से हम क्लास इंटरवल इसका स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 31 और इसके साथ में लोएस्ट यहाँ पे 27 भी है। तो हम क्या करेंगे, जो क्लास इंटरवल लेंगे, तो क्लास इंटरवल हमेशा 10, 20, 30 इस तरह से लिया जाता है। तो हम 20 से क्लास इंटरवल स्टार्ट करेंगे, 20 to 30, 10 का डिफरेंस लेंगे, 10 का डिफरेंस लेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। हाउ कैन यू मेक इट, सी हियर, दिस इज क्लास साइज टू रिप्रेजेंट सच a large amount of data so that a reader can make sense of it easily. We condense it into group like 20 to 29, 30 to 39, 9, similarly up to goes last 90 to 99. Since our data is from 23 to 98, तो हमारा जो डेटा था उसका सबसे लोएस्ट वैल्यू 23 था और सबसे हाईएस्ट वैल्यू 98 है। तो हमारा डेटा इसी तरह से चलेगा कि 23 सबसे छोटा है, तो हमने 20 से क्लास इंटरवल स्टार्ट कर लिया और कहाँ पे एंड किया, 99 पर। इसको हम पूरा कंप्लीट भी लिख सकते हैं, 20 to 30, 30 to 40, है ना। तो चलिए उसको बाद में समझेंगे, पहले इसे समझ। दीज ग्रुपिंग आर कॉल्ड क्लासेस। तो ये जो हम लोगों ने ग्रुप बना लिया है, इसको ही क्लासेस बोला जाता है। इसी को क्लास इंटरवल्स भी कहा जाता है। एंड देयर साइज इज कॉल्ड द क्लास साइज। साइज का मतलब जो डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस यहाँ पे 10 का है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे क्लास साइज और क्लास विड्थ। हर चीज के दो नाम है। क्लासेस मीन्स जो ये नंबर ग्रुप दिया है ये क्लासेस हो गया, दीज आर ऑल क्लासेस। इसी को हम कहेंगे क्लास इंटरवल्स, ये क्लास इंटरवल्स भी इसे कह सकते हैं। और इसी तरह से जो इसके बीच में डिफरेंस है 10 डिजिट का, 10 नंबर्स का, वो आपका क्लास साइज होगा या फिर उसको क्लास विड्थ भी कह सकते हैं। विच इज 10 इन दिस केस। इन ईच ऑफ दीज क्लासेस द लास्ट नंबर इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट। क्या मतलब हुआ, जैसे ये फर्स्ट क्लास आपका है 20 to 29,
तो 20 to 29 में 20 आपका लोअर लिमिट होगा और 29 अपर लिमिट होगा. सो 20 इज द लोअर लिमिट and 29 is the upper class limit. Okay, so this is the things, and now we can represent this given data into the grouped frequency table, distribution table. So you can see this is grouped frequency distribution table. You can mark here, this is the class size, this is the class interval, that is 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, and so on up to 90 to 99. For bell counting we mark here tally marks, means 20 से लेकर 29 तक कितने वहां पे नंबर थे वो हम यहाँ पे टैली मार्क्स करेंगे. तो यहाँ पे 3 आ गए, आसानी से काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 3. दिस इज द फ्रीक्वेंसी. इसके बाद 30 to 39, इसमें कितने डिजिट आएंगे वो हमने यहाँ पे टैली मार्क्स करके काउंट कर लिए. ये टैली मार्क्स आपको अच्छे से पता है, यू हैव टू लर्न ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास. ये 5 का ग्रुप होता है. 4 आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे और एक आप ये स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से टोटल इसका काउंटिंग कितना होगा 5. नो नीड टू काउंट हियर, बट फ्रॉम व्हेन यू मार्क दिस symbol then you count there. After that this is easily 5, 5, 10 and this is 4, 14. So you will write here 14. This is the frequency for those number which is lies between 30 to 39. Okay. So similarly you can mark tally marks for the next data, and now any observer can understand this grouped frequency distribution by easily, but in the previous this is the so difficult to understand the this data. ये क्या दिया है, कितने प्लांट का कितना हाइट है, कुछ भी क्लियर यहाँ पे मुश्किल पड़ रहा है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे यूजिंग टैली मार्क्स, एंड दिस इज द ग्रुप्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट. I think that this is clear. Now moving for bar graph, you have to learn this bar graph from previous C's, from 6th class. 6th class से ही आप इसका अध्ययन कंटिन्यू कर रहे हैं. बार ग्राफ क्या होता है? So all learners have already learned know about the bar graph. Yes, but I want to revise it. Let us, this is the data. This is the data given for expenditure for a particular family: grocery, rent, education of children, medicine, fuel, entertainment and miscellaneous. तो ये एक्सपेंडिचर दिया है रुपीस में. ये 1000 में है, 4000 ग्रोसरी में जा रहा है, रेंट में 5000 जा रहा है, एजुकेशन में 5000. सो दिस इज द डेटा गिवन हियर. नाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा इनटू द बार ग्राफ. हाउ कैन यू रिप्रेजेंट? यस, दिस इज द बार ग्राफ. So you can take the scale, appropriate scale for drawing this bar. So this is the expenditure in the 1000. You will write this horizontal vertical lines, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, because largest number here is 5. So you can represent up to 5 or 6 or 10. 10 तक भी लिख सकते हो. तो छोटा ही नंबर दिया है यहाँ पे, 1000 में है, तो आप यहाँ पे 1, 2, 3 सीधा काउंटिंग लिख सकते हैं, क्योंकि डेटा बहुत छोटा दिया है. तो आप यहाँ लिख सकते हो, और 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1000. ओके, ये स्केल हो जाएगा ऑन द वाई एक्सिस. ठीक, आफ्टर दैट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन यू कैन रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर थिंग्स, दैट इज ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड सो ऑन, एंड यू कैन ड्रॉ द बार्स. तो आप देख सकते हो कि ये आपको एक बार थोड़ा सा बता देते हैं. ग्रोसरी कितने 1000 में है? 4000. तो आपने यहाँ पे बार ड्रॉ किया और 4000 पे स्टॉप हो गई. यू कैन सी हियर दिस इज द 4000, और इसको आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया. बस आपको अच्छे से मालूम होगा, ऑल बार शुड बी इक्वल डिस्टेंस एंड हैविंग द सेम विड्थ. इनका विड्थ सेम होना चाहिए. अगर विड्थ आपने कम ज्यादा किया तो आपका आंसर गलत होगा. सो इट इज नॉट नो दिस इज बार ग्राफ. तो बार ग्राफ नहीं होंगे. दीज आर द wrong information which you represent on the graph paper.
तो यहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, ऑल बार शुड बी इक्वल डिस्टेंस एंड विड्थ ऑल्सो सेम। जितना ये इसका जो डिस्टेंस है वाइड है वो सेम होना चाहिए हर एक बार ग्राफ का, और इसके बीच का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली सेम हो ही जाएगा। जब आप बार ग्राफ इसे ग्राफ पे जब आप बार बनाएंगे तो आपका वहां पे जो लाइंस होता है वहां पे आप जब इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देंगे देन यू विल गेट द करेक्ट इन representation on that. So this is the bar graph. Now moving for next here. Yes, of course, the histogram. How can you draw the histogram? So here is the data. Let us data is given weight and number of students. ये जो डेटा दिया हुआ है ये स्टूडेंट्स का वेट दिया है, और आपको अच्छे से पता है कि क्लास में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम डेटा को ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करके आपको देंगे, तब आप उसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। यस, इट इज नेसेसरी। हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर द ग्रुप्ड डाटा। यू कैन नॉट ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा के लिए हिस्टोग्राम नहीं होता है, केवल ग्रुप्ड डाटा के लिए ही हिस्टोग्राम ड्रॉ किया जा सकता है। So here is the class interval is given that 30.5 to 35.5 and similarly 35.5 to 40.5, and this is all things given up to 60.5, and these are the students, that is 9, 6, 15। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन स्टूडेंट्स का वेट 35.5 से 35.5 के बीच में है वो 9 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जिन स्टूडेंट का वेट 35.5 से स्टार्ट होकर 40.5 से पहले तक है वो 6 स्टूडेंट हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द क्लास इंटरवल। सो हाउ कैन यू मेक द हिस्टोग्राम फॉर दिस गिवन डाटा? यस, ऑफ कोर्स यू कैन रिप्रेजेंट इट, दिस इज द हिस्टोग्राम। ओके, सो because your class minimum class lower class is 30.5, so you will start from here 30.5, and dear you know that since this data is not starting from 0, you know here this is the y axis, horizontal line is the x axis and vertical line is the y axis, and intersection point is known as the origin, that is the starting point, and here is the distance is 0 and coordinate of the origin is 0, 0. Yes, of course. So what to do? आपका जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है x और y है ना, वहाँ पे 0 होता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे डेटा 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यू विल मार्क हियर दिस सिंबल इज नॉन एज किंक, एंड द मीनिंग ऑफ किंक इज द डेटा इज रनिंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम 0 और यहाँ पर 30.5 पे आ गया है, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो ये सिंबल लगा हुआ है, इसका सिंबल का मतलब हुआ कि ये जो डेटा है आपका 0 से स्टार्ट हुआ है और 0 से स्टार्ट होते हुए इस तरह से 30 पर पहुंच गया। अगर हम यहाँ पे लिखते 0.52, इसके बाद 5.5, फिर इसी तरह से 5.5 से 10.5, तो आपके लिए ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाता। There is no sufficient place for representing this data, इसीलिए क्या किया जाता है, you will mark here this symbol king, यहाँ पे किंक लगा देते हैं, मान लिया जाता है कि ये डाटा 0 से स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद जो आपका रिक्वायरमेंट है वो आप फर्स्ट पे लिखेंगे। 30.5 इज द रिक्वायरमेंट, सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 30.5, और उसके बाद आप सेम विड्थ पर इसे लिखते चले जाएंगे। आपके ग्राफ पेपर पर डार्क ग्रीन लाइंस होता है, किसी किसी ग्राफ पेपर में डार्क ब्लू लाइंस भी होता है, तो उसी डार्क ब्लू लाइंस पे ये नंबर आप लिखते चले जाएंगे ताकि आपका विड्थ सेम रहेगी। अब आप देखिए इसका क्लास साइज आपको दिया हुआ है कितना, 5 का है, तो आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज यू डिनोटेड ऑन द वाई एक्सिस, दैट इज द वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे लिखना भी जरूरी होता है, दीज आर द वेट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन and this is the number of students on the y-axis, that is the vertical line. Okay, so here data is once again, this is so small, up to largest value is 15, so you can take the table number 2. Yes, of course, 2, 4, 6, 8, 10,
ये आपका रिप्रेजेंटेशन आपकी कन्वीनियंट पर होता है, आप अपनी से सुविधा अनुसार ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे डेटा दिया होता है 900, 600, 1500, तब आपको क्या करना होता? तब आप यहाँ पे लेते 200 से स्टार्ट करते, 200, 400। अगर ये 1000 में होता तो आप यहाँ पे 2000 ले लेते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप स्केल क्या लेंगे, वो स्केल आपको यहाँ लिखना होगा। आप लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस, यहाँ के बीच में जो स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 10। तो आप लिखेंगे 10 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल टू, कितना नंबर लिखा आपने? 2 स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। यस ऑफ कोर्स, यस, दिस इज द स्केल। और यहाँ पे आप लिखेंगे 5, कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे देखिए 5 का डिफरेंस है। तो इसी को डिफरेंस को क्या बोलते हैं? क्लास साइज। ओके, क्लास विड्थ भी इसे बोलते हैं। तो आप यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस पे लिखेंगे स्केल, क्या लिखेंगे? 10 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 5 किलो। ठीक है, 5 किलोग्राम। तो ये एक्स एक्सिस पर हो जाएगा। इस तरह से आपको स्केल लिखना कंपलसरी होता है, नहीं तो ये आपका डेटा, जो ये आपका ग्राफ है, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसे कोई रीड ही नहीं कर पाएगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 kg का डिफरेंस है। तो आप देखिए कि आपका हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। यस ऑफ कोर्स, 30.5 से स्टार्ट करेंगे। यस, दिस लाइन इज जस्ट रनिंग अप टू अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है, एंड स्टॉप एट 9। आप देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है फर्स्ट में? 9। तो 9 पर आप रुक जाएंगे और फिर आप इधर से थोड़ा सा गैप लेंगे, जो आपका वहां पे ग्रीन ब्लू लाइंस होता है, उस नेक्स्ट ब्लू लाइन पर आप रिटर्न आ जाएंगे। तो आपकी नेक्स्ट ब्लू लाइन पे कितना लिखा होगा? 35.5, बिकॉज दिस इज क्लास साइज। यू सी हियर इन दिस फर्स्ट टेबल, क्लास साइज इज 30.55 to 35.5। तो आपको 35.5 से स्टार्ट करना है और 35.5 पर क्लोज करना है। तो ये आपका फर्स्ट बार हुआ, लेकिन अब यहाँ पे विड्थ नहीं होता, गैप नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे गैपिंग नहीं करेंगे, हिस्टोग्राम में गैपिंग नहीं होती है। इसी बार से फिर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? 35.5। तो 35.5 से स्टार्ट किया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में देखिए कितना है? 6। तो आप 6 तक जाएंगे और रिटर्न आ जाएंगे 40.5 पर, आपने इसे क्लोज कर दिया। इसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट आपका क्लास इंटरवल यहाँ पे क्या दिया है? 40.5 से लेकर 40.5, और नंबर कितना है स्टूडेंट्स का? 15। तो आप 40.5 से स्टार्ट करेंगे, 15 तक सीधे जाएंगे और क्लोज कर देंगे 40.5 पर। तो इस तरह से हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द हिस्टोग्राम। ओके, नाउ हियर मूविंग ऑन नेक्स्ट। यस, हिस्टोग्राम फॉर डिफरेंट क्लास साइज। जब क्लास साइज आपका डिफरेंट हो, उस समय आप हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? यस ऑफ कोर्स, यू कैन से हियर दिस इज द मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस इज द गिवन डाटा। ये एक डाटा दिया हुआ है, आपको हर एक क्वेश्चन में डेटा दिया जाएगा, उसी डेटा पे आपको काम करना है। तो दिस इज द डाटा। क्या है? 0 से लेकर 20 तक जो मार्क्स आए हैं वो बच्चे 7 हैं, 7 हैं। 20 से लेकर 30 मार्क्स जो बच्चों ने ऑब्टेन किए हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं। 30 से लेकर जो 40 तक जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं। और 70 से अबव जिन बच्चों ने, लास्ट में देखते हैं, 70 से अबव जो बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए वो 8 बच्चे हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं। सो दिस इज द डाटा। ओके, नाउ यू कैन सी हियर 0 to 20 कितने का डिफरेंस है? 20 का। फिर 20 to 30 कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे केवल 10 का ही डिफरेंस है। यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास इंटरवल में भी 10 का डिफरेंस है, उसके आगे भी 10 का डिफरेंस है। 50 to 60 भी 10 का ही डिफरेंस है, और 60 to 70 ये भी 10 का डिफरेंस है। एंड 70 अबव तो यहाँ पे 90, आपको पता ही नहीं है कितना डिफरेंस है, लेकिन फर्स्ट में आप देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 का डिफरेंस आ रहा है, 0 से 20। तो यहाँ पे क्लास विड्थ सेम नहीं है। सो हाउ कैन यू ड्रॉ द हिस्टोग्राम? जब क्लास विड्थ सेम ना हो तो आप हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? यस, यू विल ड्रॉ इट ऑल्सो। फॉर इट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द लेंथ ऑफ द बार, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आप फाइंड करेंगे कि इसका लेंथ कितना होगा। तो आप एडजस्ट करेंगे इसको।
एडजस्ट करने के लिए आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। तो आप देखिए फर्स्ट 2 कॉलम्स में तो आपका क्वेश्चन ही है। फर्स्ट कॉलम में मास लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम में विड्थ ऑफ क्लास दिया है। विड्थ ऑफ क्लास जो मैंने अभी बताया कि यहाँ डिफरेंस कितना का है 20 का, फिर 10 10 10 और फिर है 72 एबव, चूंकि मार्क्स क्वेश्चन पेपर 100 का था तो 72 एबव, एबव का मतलब 100 तक, तो कितने का डिफरेंस आ गया 30 का। अब आप देखिएगा कि यहाँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे एडजस्ट करते हैं। यस ऑफ कोर्स यू कैन एडजस्ट इट, मीन्स आपका अब रेक्टेंगल जो ड्रॉ होगा वो इस लेंथ पे डिपेंड करेगा। ये सब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्या करना है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी 7 डिवाइड बाई क्लास विड्थ, दोनों को ले लेंगे 7 डिवाइड बाई 20 और कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, मिनिमम डिफरेंस आप देखेंगे मिनिमम डिफरेंस कितना है। मिनिमम डिफरेंस तो 10 है, 10 से छोटा तो नहीं है, तो सभी में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लीकेशन होता है एक बार बताइए। यस यू आर करेक्ट, मिनिमम डिफरेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है। मिनिमम डिफरेंस समझ रहे हो आप, देखो जो यहाँ पे डिफरेंस आया वो 0 से 20 में से 0 माइनस करेंगे तो 20 आएगा, 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, इसी तरह से सब में 10 आ रहा है और लास्ट में 30 आ रहा है। तो इन सभी नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10 है, तो इसी 10 को सब में मल्टीप्लाई करना है। तो आपको याद रहेगा कि मल्टीप्लीकेशन किससे होता है, स्मॉलेस्ट बिट्स से, ठीक है। तो यहाँ 10 से, और यहाँ पे जो डिवीजन होता है, रेशियो होता है, वो किसका होता है, फ्रीक्वेंसी एंड विड्थ का। तो देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड विड्थ चलेगा, 7 डिवाइड बाई 20 इंटू 10 तो 3.5 आ गया, 10 बाई 10 इंटू 10 तो 10 ही आ गया, 10 बाई 10 इंटू 10 फिर से 10 आ गया, 20 बाई 10 यहाँ पे देखिए तो ये भी आपका कितना आ गया 20 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये रेक्टेंगल का लेंथ आ गया। रेक्टेंगल का लेंथ समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस पर ये आपका मेजरमेंट आएगा जो अब आप फोर्थ कॉलम में देख रहे हैं। तो चलो, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस इनटू द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे आइए देख लेते हैं। दिस इज द हिस्टोग्राम फॉर दिस एडजस्ट रेक्टेंगल। यस ऑफ कोर्स, आप देखिए कि ये आपका रेक्टेंगल, ये हिस्टोग्राम बनके तैयार हो गया। यस ऑफ कोर्स, so you can say here this is the histogram। ओके, आप एक बार इसे फिर से समझ लीजिए कि किस तरह से करना है। यस ऑफ कोर्स, यस हियर इज, दिस इज द हिस्टोग्राम। आपने अभी देखा था हिस्टोग्राम इस तरह से था। एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं। यस ऑफ कोर्स, ये आपका हिस्टोग्राम है। ये नंबर आपका सेम हॉरिजेंटल लाइन पर आप देखिए वही सेम नंबर लिखा है, और ये क्लास विड्थ देखिए दो ही चेंज हुआ, फर्स्ट और लास्ट, ये आपका चेंज होके आ गया और ये हिस्टोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यस, दिस इज द थर्ड थिंग्स, how can you draw frequency polygons। yes, let us, this is the data 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and so on। सेम डेटा है जो अभी मैंने लिया था। अब इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। yes of course you can draw it, this is the frequency polygon। देखिए आपने ये आपका डेटा है, इसको आपने हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया, और हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद आपने ये सेंट्रल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, मिड पॉइंट ऑफ वार। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे मिड पॉइंट लिया, ये जो 25.5 है और यहाँ पे 30.5 है, तो यहाँ पे आपने मिडिल पॉइंट ले लिया, और फिर ये जो फर्स्ट बार आया इसका भी आपने मिडिल पॉइंट ले लिया, फिर यहाँ पे सेकंड का भी मिडिल पॉइंट ले लिया, थर्ड का भी मिडिल पॉइंट ले लिया, इस पे नंबरिंग भी कर दी ABCDE, और सबको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो वार ग्राफ में बनाने के बाद आपने क्या सीखा, हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम के सेंट्रल पॉइंट में, हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं उनके बार्स के सेंट्रल पॉइंट को जो आपने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
एक बार और समझ लीजिए कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, हाउ कैन यू ड्रॉ। यस, दिस इज द डेटा, दिस इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड नंबर ऑफ वीक्स। ये कोई डेटा दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से, 140 से 150। तो देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, मैंने आपको क्या बताया, जो 0 से स्टार्ट ना हो वहां पे क्या लगाते हैं, किंक। तो आप किंक लगाएंगे और सीधा डेटा स्टार्ट करेंगे 140 से। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं, नंबर ऑफ वीक्स हाईएस्ट वैल्यू इज 20, तो 20 है तो आपका 2 का टेबल लिखने से चलेगा। यू विल रिप्रेजेंट फॉर हिस्टोग्राम दैट इज द पॉलीगॉन with the table number 2 on the y axis that is the vertical line और horizontal line पे किंक लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप करोगे। यस, सबसे पहले आपको क्लास मार्क पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो मिडिल पॉइंट देखिए कैसे, क्लास मार्क समझते हो, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क्स मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। तो देखो 40 और 50 कितना होता है, 90 और 100 कितना, 290, 290 का हाफ करो तो 145। अब आप देखो यहाँ डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो आप सबको आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन हर किसी की करने की जरूरत नहीं है, सब में 10 ऐड करते जाओ। 145 में 10 ऐड करो, यस 155, फिर 10 ऐड करो 165, 175। यस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये तो आप सेम टू सेम लिख लोगे, ठीक है, आपने लिख ली फ्रीक्वेंसी। अब इसे आपको पॉलीगॉन्स में कन्वर्ट करना है। यस ऑफ कोर्स यू कैन ड्रॉ इट, दिस इज द पॉलीगॉन विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम। बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए हुए आप पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था वर्टिकल लाइन पे आप 2 का टेबल लिखेंगे, व्हाई, बिकॉज दिस फ्रीक्वेंसी इज लार्जेस्ट इज 20, तो 20 है तो आप 2 का टेबल लिखने से काम हो जाएगा। और यहाँ पे किंक लगा लिया, 135 से स्टार्ट कर लिया है ना, 135, 145, 155। आप यहाँ पर पहला आपका पॉइंट था 145, तो 145 भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। लेकिन सेंट्रल वैल्यू है लाने के लिए ये चीज हमने लिख ली, 135 से स्टार्टिंग कर ली, ठीक है। तो आप देख लो कैसे हमने रिप्रेजेंट किया। यस ऑफ कोर्स, पॉइंट कैसे लगाएंगे, ये जो ABCD पॉइंट आए वो कैसे आए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज इजी थिंग्स। यस ऑफ कोर्स, तो आप देखिए 45, 145 पे कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा, 5, तो 145 आप देखिए ये है ना 145, आप ग्राफ में देखिए 145 एक्स एक्सिस पर कहां पर है, ये रहा। आप इसके ऊपर जाएंगे स्केल से और 5 पर रुक जाएंगे, तो ये पॉइंट B आ गया। देखो ये 5 है, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा। ध्यान से देखिए कर्सर चल रहा है वहां पे, कर्सर पे ध्यान दीजिए। तो ये 5 हो गया और ये B पॉइंट ठीक 145 से ऊपर है। 145 पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्लास मार्क 145 दिया हुआ है। 145 पे कितना है, 5। अब 155 पे देखो कितना है, 10, तो 155 से हम ऊपर चलेंगे एकदम स्केल रख के, तो 10 पर रुक जाएंगे। ये देखिए 10 हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे हमने C पॉइंट मार्क कर दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए 165 पे कितना है, 20, तो 165 पे स्केल रखिए और सीधा हॉरिजॉन्टल चले जाइए, 20 पर रुकेंगे। 20 दिस इज द लास्ट पॉइंट। ये देखिए 20 वाई एक्सिस पर देखिए, कर्सर को देखिए, कर्सर कहाँ चल रहा है, यस दिस इज द 20 और ये D पॉइंट ठीक 165 के टॉप पर है। तो आपका ग्राफ है, तो ग्राफ का आपका क्लियर दिखाएगा कि लाइन कहाँ जा रही है। ब्लू और ग्रीन लाइंस जो होती हैं ग्राफ पेपर में, उसी के टॉप पे आप ये पॉइंट इंडिकेट कर देंगे। इसी तरह से E देखिए, E पॉइंट कैसे आया, यस दिस इज 175 एंड 9, तो 175 के टॉप ऊपर की तरफ चलेंगे और 9 पर रुक जाएंगे। ये देखिए 8 और 9 के बीच का वैल्यू है 9, ओके। सिमिलरली FGH, H देखिए आप, यस 205 तो है नहीं, सो दिस इज द एंडिंग पॉइंट। आप यहाँ G पर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मार्क्स कटेगा नहीं। और अगर आप यहाँ पे टच करा देते हैं तो दिस इज सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। और इसे आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करके भी बना सकते थे, हिस्टोग्राम बना लेते पहले और उसके बाद सेंट्रल मिडिल पॉइंट को सबको ज्वाइन कर देते, तो भी आपको यही पॉलीगॉन मिलेगा, सेम पॉलीगॉन मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डियर। यस ऑफ कोर्स यू एंजॉय द वीडियो and gain the knowledge, extend the knowledge. So dear,